हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, आज की क्लास 10th के लिए है और इसमें हम लोग चैप्टर सेकेंड यानी कि एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षारक व लवण डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये जाना कि एसिड बेसिस क्या होते हैं, यानी कि हमने एसिड और बेसिस को डिफाइन किया, उसकी डिफिनीशन को देखा। आज बारी है इनके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने की, गुणों को डिस्कस करने की, यानी कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, अम्लों के गुण। अम्लों के गुण डिस्कस करते वक्त कुछ चीजें तो हमने डिफिनीशन में ही पढ़ लिया था, कुछ रिएक्शनल पार्ट है जो हमें समझना होगा प्रॉपर्टीज में। जैसे पहली चीज आपको याद होगा, जहां से हमने एसिड और बेस की कहानी शुरू की थी, कि एसिड्स जो होते हैं वो सॉर टेस्ट के होते हैं, इनका स्वाद जो होता है वो खट्टा स्वाद होता है। मतलब कोई भी एसिड, आप हर खट्टी चीज एसिड हो ये जरूरी नहीं है, बट एसिड्स का स्वाद अमूमन खट्टा ही मिलता है। जैसे आप घरों में यूज होने के वाले सब्सटेंसेस में एसिड का एग्जांपल विनेगर है, जो फ्रूट्स में जैसे नींबू में पाया जाता है साइट्रिक एसिड, तो इनका स्वाद कैसा मिलता है आपको? खट्टा ही मिलता होगा। सेकेंड थिंग कि एसिड्स जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। जब आपने लिटमस पेपर लिया ब्लू कलर का, उसको आप एसिडिक सॉल्यूशन में अगर डालेंगे, अम्लीय विलेन में डालेंगे, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। इसके लिए हमने एक ट्रिक बताया था आपको। अमूमन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है या रेड को ब्लू करता है। तो इसका आप ट्रिक समझिए कि जब हम इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ते हैं तो ए बी सी ऐसे पढ़ते जाते हैं। तो ए मीन्स एसिड हो गया, बी मीन्स ब्लू। एसिड्स का जो इफेक्ट है ब्लू लिटमस को चेंज करना, एसिड्स ब्लू लिटमस को चेंज करते हैं, और चेंज करेंगे तो किसमें? रेड में ही करेंगे। तो और बेस का जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये तीन बातें तो हमने पिछले ही क्लास में देख लिया था, दो बातें ये। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि एसिड्स जो है, कोई भी एसिड जब हमने लिया था, जैसे HCl लिया, एक्वस सॉल्यूशन जब इसका बनाया, आपको याद होगा एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जलीय विलयन, वाटर के साथ सॉल्यूशन हो, है ना। ये क्यों लिखा हुआ है? तो एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका ब्रेकडाउन कैसे हुआ था? H+ एंड Cl माइनस। तो अगर इसमें आयंस दिख रहे हैं, ये पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, तो अगर हम कहीं भी एसिड का सॉल्यूशन लेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, मतलब विद्युत धारा का चालन करता है। चलिए डायग्राम से बताते हैं इस बात का क्या मतलब है। इस बात का मतलब ये है कि अगर हमने से दैट कोई एसिड का सॉल्यूशन हमने ले लिया, एक कोई बीकर वगैरह लिया, इसमें से दैट कोई एसिड भरी हुई है, जैसे HCl हो एक्वस स्टेट में, यानी कि HCl प्लस वाटर रखा गया है इसमें। इसका क्या मतलब हुआ? HCl प्लस वाटर। आपको याद हो तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि जब ये वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा तभी ये H+ देगा, और तभी ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर पाएगा, बदल पाएगा। अब इसको आप बैटरी के दो इलेक्ट्रोड से जोड़ दो। इलेक्ट्रोड्स आप समझते होंगे, फिजिक्स में आपने पढ़ रखा होगा। एक को आप नेगेटिव एंड से अटैच कर दो, दूसरे को पॉजिटिव एंड से अटैच कर दो। ये बैटरी है, तो ये जो पॉजिटिव से जुड़ता है इसको हम बोलते हैं एनोड एंड, एनोड सिरा, धन वाला सिरा, ये धन से जुड़ा है। और ये ऋण नेगेटिव से जुड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैथोड। कैथोड एंड बोलते हो आप इसको। जब इतना कुछ आप करोगे तो इस सॉल्यूशन में आपको दो तरह के आयंस, चूंकि ये HCl का एक्वस सॉल्यूशन है, और हम जानते हैं HCl का एक्वस सॉल्यूशन किस में टूटेगा? H+ एंड Cl माइनस। मतलब इस सॉल्यूशन में दो तरह के आयंस होंगे, टू कैटेगरी के आयन मिलेंगे। कैटायन होगा हाइड्रोजन आयन, एनायन होगा जो नेगेटिव आयन, रीड आयन होगा वो क्लोराइड आयन। और ये क्लोराइड जो है ये पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेंगे। जितने भी क्लोराइड होंगे वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, और जितने भी हाइड्रोजन आयन होंगे वो इस कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और सर्किट को कंप्लीट करेंगे। यूं सर्किट ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये आयंस नहीं टूटते, आयंस नहीं मिलते हमको, तो फिर ये कंडक्ट नहीं करता। यानी कि समझो कि अगर हम यहाँ पे कहीं बल्ब जोड़ते हैं,
यहाँ बल्ब आपने लगा दिया, तो ये बल्ब ग्लो कब कर, अब अभी अगर यहाँ कोई एसिड आपने लिया है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य मतलब जो अपने विलयन में धनायन और ऋणायन में टूट जा रहा हो, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में टूट जा रहा हो, तब ये बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया थर्ड पॉइंट कि ये इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं, विद्युत धारा के चालक हैं, विद्युत धारा के चालक हो गए, सुचालक हो गए। ठीक है, और क्यों हुए? क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि विद्युत अपघट्य। तो एसिड्स क्या होते हैं? विद्युत अपघट्य होते हैं। अम्ल जो होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है आपसे कि ये बल्ब जो आपने लगाया है, यहाँ पर आपने सॉल्यूशन ए लिया जो HCl का सॉल्यूशन था, और सॉल्यूशन बी लिया CH3COOH का। तो आप बताइए कि ये बल्ब कब ज्यादा ग्लो करेगा, कब डिम रहेगा और कब इंटेंस जलेगा? ये मतलब कब ये ज्यादा रोशनी देगा, ए वाले सॉल्यूशन के साथ या बी वाले सॉल्यूशन के साथ? इसका आंसर आपको वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड में मिला था, सोचिएगा थोड़ा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं एसिड्स की प्रॉपर्टी में। तो अब यहां से केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हो जाती है, रिएक्शन की बात हो जाती है। तो पहली रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ मेटल्स, धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया। हिंदी मीडियम के बच्चे थोड़ा गौर करेंगे, हम लोग बार बार हिंदी टर्म नहीं यूज करेंगे इनके। जैसे एसिड्स मतलब अम्ल, बेसिस मतलब क्षारक, और सॉल्ट्स मीन्स लवण। तो जहां कहीं भी बेस लिखा मिले तो आप क्षारक समझिए, सॉल्ट लिखा है तो लवण समझिए, एसिड लिखा है तो अम्ल समझिए आप। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स के साथ इसकी रिएक्शन कैसे होती है। तो जब हम किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट बनता है और H2 डिस्प्लेस होती है, H2 गैस निकलती है। H2 गैस निकलती है तो पहचान क्या होता है कि अगर बर्निंग मैच स्टिक ले जाएंगे तो पॉप साउंड होगा। ये आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में हमने ये चीज सीखी थी पिछले चैप्टर में। तो आपने अगर कोई धातु लिया, अम्ल से क्रिया कराया, तो आपको लवण मिला और H2 गैस मिली। H2 गैस इवॉल्व होती है। इसका क्या मतलब है? जैसे आपने हम लोगों ने जिंक लिया, H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया। जिंक सॉलिड स्टेट में ग्रेनुअल्स होते हैं, जिंक के दानों को रिएक्ट कराना होता है एक तरह से। H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, ये जिंक चला आएगा SO4 के पास, बनेगा Zn सल्फेट, ये भी एक्वस बनेगा, और H2 गैस निकला। मतलब ये किस कैटेगरी की रिएक्शन है? आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। H2 की जो रिएक्टिविटी है जिंक से कम है, इसलिए इसने H2SO4 में से H2 को हटा दिया। और हटाया मतलब क्या? H2SO4 टूटेगा कि नहीं? 2H प्लस एंड SO4 डबल माइनस। तो ये एसिड्स H प्लस देती हैं, वही H प्लस क्या बना के निकलता है? H2 बना के निकलता है। तो ये होती है मेटल के साथ रिएक्शन। ये सॉल्ट बन गया जिंक सल्फेट, इसका नाम हो गया जिंक सल्फेट। आपको आयनिक नेमिंग वाला वीडियो लेक्चर 6 जो है देख डालना चाहिए, है ना, जिसमें आपने इस तरह की नेमिंग देखी है। ऐसे ही आप मैग्नीशियम को रिएक्ट करा दो HCl के साथ। हम लोग मैग्नीशियम को रिएक्ट कराएं, मैग्नीशियम है, हमने HCl से रिएक्ट कराया, बनेगा MgCl2, क्योंकि मैग्नीशियम पे डबल प्लस होता है, क्लोरीन पे सिंगल माइनस। तो हमने यहाँ 2HCl लिया, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, मैग्नीशियम गया क्लोरीन के पास, साथ में ये H2 गैस इवॉल्व हो गई। तो ये थी मेटल की एसिड्स के साथ रिएक्शन। एक फर्ज ये करिए कि अगर ये एसिड हमने कोई भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड लिया, लेकिन यहाँ पर हमने Cu, Hg, Ag, Pt, Au लिया, मतलब कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, इन मेटल्स को लेके अगर आप किसी एसिड से रिएक्ट करा रहे हो
तो नॉर्मली H2 डिस्प्लेस नहीं होगा, हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं होगा, हाइड्रोजन आयन। यानी कि अगर ये मेटल की जगह पर इन मेटल्स में से आपने कोई लिया तो रिएक्शन नहीं होने वाली है। इसकी वजह ये है कि ये है नोबल मेटल्स। ये क्या है? नोबल मेटल्स हैं, अक्रिय धातुएं हैं। अक्रिय धातुओं का मतलब जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, इनकी कैपेसिटी नहीं है कि ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके। तो ये ध्यान देना है कि ज़्यादातर मेटल हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर लेती हैं, इनको छोड़ करके Cu, Ag, Hg, Ag, Pt, Au। ठीक है, तो ये हो गया। हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल जब पढ़ा जाएगा चैप्टर, तो फिलहाल ये आप जानते रहिए। तो कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट करती है तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड H2, है ना, H2 गैस इवॉल्व होती है। फिर इसके बाद हम लोग बात यहीं से, अब ये मेटल वाली ही रिएक्शंस चल रही हैं। मेटल से आपने रिएक्शन समझ लिया, अब मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन समझ लीजिए। फिफ्थ है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। तो भाई यहां पर है, अभी आपने देखा कि आपने मेटल लिया, इसको एसिड से रिएक्ट कराया, तो आपको क्या क्या मिला था? सॉल्ट एंड H2। अगर ये मेटल ना हो करके मेटल का ऑक्साइड होता, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन बढ़ गया, तो ये H2 की बजाय बेटा H2O निकलता। सिंपल। अगर आपने ये समझ लिया है कि मेटल एंड एसिड के रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं, तो मेटल ऑक्साइड एंड एसिड के रिएक्शन से सॉल्ट एंड H2 बनते हैं, तो मेटल ऑक्साइड और एसिड के रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर बनने वाले हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोगों ने बात की थी जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 एंड H2, ये हुई थी रिएक्शन। अगर यहाँ पे एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो ये हो गया जिंक ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड ले लिया आपकी, सारा कुछ वही होने वाला है। H2 और O2 को एक बक्से में बंद कर दो और H2 की बजाय क्या बनाओ? H2O बना दो। क्लियर? ऐसे ही मान लो आपने लिया CaO, Ca का आप रिएक्शन अगर कराए होते HCl के साथ तो आपको मिलता CaCl2 एंड H2। क्यों? ये 2 क्लोरीन लेना होगा। आपको याद होगा आयनिक नेमिंग हमने पढ़ी थी, Ca डबल प्लस Cl सिंगल माइनस, इसका चार्ज इसके नीचे CaCl2 बनता है। आयनिक नेमिंग आपको मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है ना, 6th लेक्चर, उसको आप देखेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 मोल लेना होता है, तो ये H2 निकलता। बट अगर ये CaO होता तो यहाँ से H2O जाता, H2 की बजाय क्या जाता? H2O। तो बस एक चेंज हुआ, मेटल को जब आपने एसिड से रिएक्ट कराया तो सॉल्ट एंड वाटर बना। अगर आप मेटल ऑक्साइड, सॉल्ट एंड H2 बना, अगर मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे तो H2 की बजाय क्या बनेगा? H2O बनने वाला है, H2O निकलेगा, बस हो गया। फिर इसके बाद इसी ढंग से ये चीज अगर आपने समझ ली है तो आगे चीजें इजी हो गई। मेटल वाली रिएक्शन समझ लिया तो मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, 3 कैटेगरी की रिएक्शंस आप समझ जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद 6th रिएक्शन। हमने मेटल लिया, इसको हम रिएक्ट कराते हैं कार्बोनेट से, मेटल कार्बोनेट लिया और इसको रिएक्ट कराते हैं एसिड से, तो मिलेगा सॉल्ट, वाटर एंड CO2। समझिए क्या मसला हुआ बेटा, मेटल का ऑक्साइड था, इस ऑक्साइड का रिएक्शन जब आपने एसिड से कराया था, धातु ऑक्साइड का अम्ल से क्रिया कराया था, तो आपको सॉल्ट और H2O मिला था। अब ऑक्साइड में अगर हम CO2 जोड़ देते हैं तब जाके हमको मिलता है कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। तो साथ में यहाँ पे क्या निकल जाएगा? एक CO2 मोल भी निकल जाएगा। आसान सी चीज है। चलिए देखते हैं, इस रिएक्शन को समझते हैं। तो यही एक CO2 बढ़ा है, वहां पे बढ़ गया। मेटल था अकेले, एसिड से रिएक्ट कराया तो सॉल्ट एंड H2। मेटल का ऑक्साइड लिया तो सॉल्ट के साथ H2O। मेटल का कार्बोनेट ले लिया तो ऑक्साइड CO2, तो यहाँ साथ में एक CO2 भी निकाल देना होगा बस हम लोगों को। ये चीज है।
रिएक्शन देखते हैं, मतलब आपने धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराई तो लवण, जल और CO2 तीनों चीज बनेंगे, है ना। जैसे मेटल कार्बोनेट हमने लिया Na2CO3, इसकी रिएक्शन आपने HCl के साथ मान लो कराया, तो Na और Cl का सॉल्ट NaCl बनता है। यहाँ कितने Na हैं? 2Na, तो 2NaCl, तो यहाँ भी आपको 2 लगाना होगा। यहाँ CO3 है बेटा, ये CO3 एंड 2H, तो 2H जाएगा एक ऑक्सीजन के साथ, बनेगा H2O, एंड यहाँ से एक ऑक्सीजन चला गया है तो क्या बचा? CO2 गैस निकल गई, ये लिक्विड में रहेगा H2O, ये एक्वस स्टेट में रहेगा। ठीक इसी तरह की रिएक्शन होती है अगर हम मेटल बाइकार्बोनेट को रिएक्ट कराते हैं। यहाँ 2NaCl निकला है, गौर करिएगा, एसिड के साथ, तो क्या बनेगा? सॉल्ट, वाटर एंड CO2। मेटल बाइकार्बोनेट, जैसे ये NaHCO3 हमने लिया, इसको रिएक्ट कराया HCl के साथ, तो फिर वही चीज Na आएगा Cl के साथ, NaCl प्लस यहाँ का एक H, यहाँ का एक H और एक ऑक्सीजन, यहाँ से H2O, जल बन गया। बचा क्या? CO2। रिएक्शन आप नोट करते चलें और भी रिएक्शन आप लिखने की कोशिश करिएगा। अब CO2 गैस ही निकल रही है, इसकी क्या पहचान होती है? अगर आपसे कोई पूछे कि H2 निकल रही है, इसकी क्या पहचान थी, तो आपने पॉप साउंड, इसको अगर माचिस की तिल्ली जलाते हैं, जिस भी टेस्ट ट्यूब से H2 निकलता हुआ महसूस हो रहा है आपको, टेस्ट ट्यूब लाते हो तो पॉप साउंड होता है ना। CO2 निकल रहा है कैसे हम जानेंगे? अगर आपको लग रहा है कि CO2 निकल रहा है, आपको पहचानना है कि CO2 है या नहीं है, तो आप क्या करो, CO2 को जो है स्लैग्ड लाइम या लाइम वाटर जो होता है CaOH होल टॉयस में भेजो, तो आपको क्या मिलेगा? CaCO3 एंड H2O। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है बेटा, सफेद और छेद, मतलब ये मिल्की हो जाएगा, दूधिया कलर हो जाएगा। मतलब हमें लग रहा है ये CO2 इस किसी बर्तन से CO2 निकल रही है, तो एक पाइप से आप लाइम वाटर में ले जाओ, लाइम वाटर में ले जाओगे, लाइम वाटर एकदम क्लियर होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है। अगर CO2 गैस यहाँ से जाएगी उस क्लियर लाइम वाटर में, तो उसका कलर क्या हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, है ना। तो ये होता है CO2 निकलना, है ना। ऐसे हम पहचान सकते हैं कि CO2 गैस से निकली थी कि नहीं। तो ये याद रखें, मेटल कार्बोनेट को जब आप एसिड से रिएक्ट कराएंगे, कोई भी मेटल कार्बोनेट, तो आपको सॉल्ट, H2O एंड CO2 मिलेगा। मेटल बाइकार्बोनेट को भी जब आप एसिड से रिएक्ट कराते हो, तब भी आपको क्या मिलता है? सॉल्ट, H2O एंड CO2 ही मिलते हैं, ठीक है। फर्क क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स बदल जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ 2NaCl मिला है, यहाँ आपको सिंगल NaCl मिलेगा, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी, ऑलमोस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट है, लास्ट प्रॉपर्टी है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो हम लोगों ने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। 7th है रिएक्शन विद बेसेस, क्षारकों से क्रिया, क्षारकों से क्रिया। तो क्या होता है? एसिड को जब हम बेस से रिएक्ट कराते हैं तो हमको सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट जो संगत लवण मिलेगा, मिल जाता है हमको, ठीक है। एसिड्स जैसे चलिए एक एग्जांपल उठाते हैं हम लोग, HCl, बेस लेते हैं NaOH, H पे प्लस Cl पे माइनस, Na प्लस OH माइनस, आयन एक्सचेंज हो जाएगा, इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के पास और इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के पास, क्या बना? Na प्लस Cl माइनस प्लस H2O, ये रहा सॉल्ट और ये रहा वाटर। एसिड का कौन सा आयन गया बेटा? H प्लस आया, और बेस का कौन सा आयन आया? OH माइनस आयन,
और इन दोनों के मिलने से वाटर बन गया। ये दोनों प्रोडक्ट न्यूट्रल हैं, ये एसिड है ये बेस है, ये दोनों न्यूट्रल हैं, उदासीन है। आगे हम लोग पीएच वैल्यू पढ़ेंगे तो इन दोनों का पीएच ऑलमोस्ट 7 आने वाला है। इस वजह से इस क्रिया को बोलते हैं, ये जो एसिड की बेस के साथ रिएक्शन या बेस की एसिड के साथ जो रिएक्शन होती है, इस क्रिया को नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण क्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब कहीं एसिड के इफेक्ट को खत्म करना हो तो हम बेस से रिएक्ट करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे मान लो हमारे स्टमक में एसिडिटी बढ़ गई है, हमारे पेट में गैस बन गया है, तो हम कोई बेस नहीं पी लेंगे, क्योंकि बेस जो है हमारी जीभ जला देंगे, कोरोसिव नेचर होता है, जलाने वाला नेचर होता है। लेकिन हम बाइकार्बोनेट यूज कर सकते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हमने खा लिया, जिसको आप बेकिंग सोडा बोलते हो, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऐसे बेसेज जिनका इफेक्ट कम होता है, जिनका कोरोसिव नेचर कम होता है, जैसे MgO या छोल्टोइस, जिसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हो। तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जरिए जो इनो पीते हैं ना हम लोग, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, वो हम लोग, आपने गौर किया होगा जब इनो घोला जाता है तो बड़ी तेजी से इफरवेंस क्रिएट होता है। क्यों होता है? CO2 जैसे NaSCO3 हो सकता है इन इनो में, वो क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को आपने एसिड से रिएक्ट कराया NaSCO3 को, तो CO2 निकला था ना, वही इफरवेंस होती है, बुदबुदाहट वही होती है, और वो हमारे पेट की एसिडिटी को खत्म कर देता है। क्योंकि जो पेट की एसिडिटी होती है वो यही HCl ही होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो गैस्ट्रिक जूस होता है। तो ये कहानी थी मेन प्रॉपर्टीज एसिड्स की। एक बात अभी हम लोगों ने चर्चा कर ही ली कि कोरोसिव नेचर, बेस का भी नेचर कोरोसिव होता है, एसिड का नेचर भी कोरोसिव होता है। 8th प्रॉपर्टी है कोरोसिव नेचर या संक्षारक गुण या दाहक गुण। दाहक गुण मतलब ये है कि एसिड्स अगर हमारे स्किन पर गिर जाए या फिर किसी मेटल पे गिरे या किसी लकड़ी वगैरह पे गिरे, स्टोन्स पे, पत्थरों पे गिरे, तो वो कोरोड करती हैं, उनको हटा देंगी, अपर मोस्ट लेयर को हटा देंगी। जैसे स्किन पे गिर जाए तो स्किन जल जाएगी, सीवियर बर्न्स हो जाएंगे, है ना, जला देती हैं। जैसे तेजाब आप एसिड अटैक सुनते होंगे, जो हमारे मतलब एक समझ लीजिए इंसानियत के लिए एक बहुत ही खराब बात है, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है एसिड अटैक वगैरह, जो कि हम आपने सुना होगा समाचारों में कि एसिड से भरा हुआ बैग, प्लास्टिक बैग मार दिया चेहरे पे किसी के। तो ये चीज़ एसिड्स का तमाम यूजेस के साथ साथ ये एक बहुत ही इविल प्रॉपर्टी भी है एसिड की, कि ये क्या करता है, कोरिजन करता है। तमाम जो बिल्डिंग्स है, जैसे ताजमहल, एसिड रेन, अभी आगे आपने इन्वायरमेंट वगैरह में पढ़ा होगा कि एसिड, वो तो सोचो डाइल्यूट एसिड होता है, वो कलर को गायब करता है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहीं गिरे, जो स्ट्रांग वाले एसिड्स हैं, तो वो तो सीधे सीधे एक लेयर हटा देगा, ठीक है। तो एसिड्स का क्या है, एक कोरोसिव नेचर भी होता है बेटा। तो इस तरह से ये मेन प्रॉपर्टीज थी एसिड्स की। लगे हाथ हम लोग बेसिस की भी प्रॉपर्टी निपटा लेते हैं, जिससे आने वाली क्लास में हम लोग इंडिकेटर या पीएच स्केल को समझ सकें। अगर एसिड हमने समझ लिया तो बहुत कुछ बेस में बचा नहीं है। तो बेसिस की प्रॉपर्टी आ जाइए, क्षारकों के गुण की बात कर ली जाए तो पहली बात, इनका टेस्ट कैसा था, बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट। फिर वही बात कि हर कड़वी चीज बेस नहीं होगी, लेकिन अगर वो बेस है तो कड़वा जरूर होगा। सेकेंड पॉइंट, एक पॉइंट इसमें बढ़ जाता है कि ये सोपी टच के होते हैं, मतलब चिकनाहट होती है साबुन जैसी, है ना। अगर NaOH वगैरह लिया जाए, खैर हाथ से हम नहीं टच करने वाले उसको, या कहीं भी बेस का सॉल्यूशन लीजिए, जैसे डिटर्जेंट ही आप घोलते हो तो नहीं होता, एक चिकनाहट का एहसास होगा आपको। थर्ड पॉइंट है कि ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, लाल लिटमस को ये नीले में बदलते हैं, और एसिड्स क्या कर रहे थे, ब्लू लिटमस को नीला कर रहे थे। ये बात हो गई। अब आइए
फोर्थ रिएक्शन है, फोर्थ पॉइंट है रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ क्रिया जो इनकी होती है, ये सभी धातुओं से रिएक्ट नहीं करेंगे, बेसिस उन्हीं मेटल से रिएक्ट करते हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है। अभी पीरियोडिक टेबल आपने नहीं पढ़ा है, आप आगे चल के पढ़ेंगे या आप बुक में देखिएगा। यहाँ जो दो ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए, या फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, मतलब सोडियम फैमिली एंड मैग्नीशियम फैमिली, ये मेटल्स हाई रिएक्टिव हैं। यहाँ जो डी ब्लॉक वाली मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव हैं, और यहाँ पी ब्लॉक में भी कुछ मेटल्स हैं जैसे एल्यूमिनियम वगैरह, ये भी लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो बेसिस का जो रिएक्शन है वो हाईली रिएक्टिव मेटल से नहीं होता है, लेस रिएक्टिव मेटल से होता है। जैसे ये NaOH आपने लिया और इसको आपने जिंक के साथ रिएक्ट कराया, और होता क्या है कि जब बेस किसी भी मेटल कैसी मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा एंड वाटर बनने वाला है। एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो रही होती है। तो यहाँ 2 मोल देंगे हम और बनेगा Na2ZnO2 प्लस Na2ZnO2, वाटर नहीं, H2 नहीं, H2 इवॉल्व होने वाला है साथ में, यहाँ H2 निकल गया, Na2ZnO2, इसको बोलते हो सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, Na सिंगल प्लस एंड ZnO2 डबल माइनस। ये नेमिंग आपको आयनिक नेमिंग में एक चीज बताई गई थी, सोडियम जिंकेट बन गया। और गौर करने वाली बात है कि ये जो सॉल्ट में एक पॉजिटिव आयन आया उसमें भी मेटल है, ये हाईली रिएक्टिव वाली मेटल है, मेटल आयन है, और ये लेस रिएक्टिव वाले मेटल का आयन मिलेगा आपको नेगेटिव आयन के फॉर्म में। अब जैसे जिंक रिएक्ट कर जाएगा, एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, तो यहाँ मेटा एल्यूमिनेट मिलेगा। मेटा एल्यूमिनेट का फार्मूला आपको खोजना होगा लेक्चर 6 में, है ना, आयनिक नेमिंग में, वो बहुत जरूरी एक लेक्चर था, आपको देखना चाहिए अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो इस तरह से कोई भी मेटल जब बेस से रिएक्ट करती है तो एक सॉल्ट बनेगा और साथ में H2O इवॉल्व होने वाला है। तो ये हो गया। और ये समझिए यहाँ पे थोड़ा सा एसिडिक नेचर दिखा रहा है, ये जो मेटल है इसका एसिडिक नेचर सामने आ रहा है। फिर बात आती है 5th पॉइंट, रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विद एसिड्स, अम्लों के साथ क्रिया। तो भाई अभी तो हमने पढ़ा इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अभी हमने पढ़ा है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया, 7th पॉइंट एसिड का। तो ये हो गया। क्या होगा, जब आप बेस को लेंगे एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 6th पॉइंट, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स, अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। तो क्या होगा, आपने कोई बेस लिया और इसको रिएक्ट कराया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनता है, सॉल्ट, करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा और वाटर निकलेगा साथ में, मतलब क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड लवण और जल बनाते हैं। एग्जाम्पल अभी हमने पीछे देखा था, CO2 निकलती है तो क्या टेस्ट होता है, वही रिएक्शन आप यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं। जैसे CaOH, ये भी तो एक बेस है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड CO2, कार्बन का ऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है कि नहीं है, ये चीज बनेगा क्या, ये Ca, यहाँ एक ऑक्सीजन अगर आ जाए तो ये बन जाएगा CaCO3। कितने ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ चला गया और कैल्शियम भी चला गया यहाँ, तब CaCO3 ये बना, और बचा क्या, H2O, ये बन गया सॉल्ट और ये बन गया वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखो ये बेस है बेटा, और यहाँ हमने किसी एक मटेरियल से रिएक्ट कराया और सॉल्ट एंड वाटर बन गया।
ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह से दिख रही है कि नहीं। और ये CO2 एसिड तो नहीं है, लेकिन बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर होता है, तो कहीं ना कहीं ये CO2 की रिएक्शन कैसी है, एक कैसा नेचर शो कर रहा है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है, अम्लीय व्यवहार, अम्ल नहीं है लेकिन अम्ल के जैसा है। तो ये रिएक्शन प्रूफ करती है कि ज़्यादातर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, अम्लीय व्यवहार के होते हैं, अम्लीय लक्षण दिखाते हैं, एसिडिक नेचर रखते हैं। तो ये मेन प्रॉपर्टी थी। और एक प्रॉपर्टी वही कोरोसिव नेचर बेसिस का भी होता है। जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो भी अगर हमारे स्किन पे गिरे तो कोरोड कर देंगे, हमारे स्किन को जला देंगे। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर दिया। आने वाली क्लास में हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में समझेंगे कि इंडिकेटर्स कितने तरह के होते हैं, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स एंड कलर बेस्ड इंडिकेटर, मतलब रंग पर आधारित, गंध पर आधारित, स्मेल बेस्ड, है ना, उनके बारे में हम लोग समझा जाएगा। और फिर हम लोग pH स्केल पढ़ते हुए उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे सॉल्ट्स पर। तो बने रहिए हमारे साथ इन चैप्टर्स में। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग नोट्स वगैरह भी बनाते होंगे, जिससे आपको कभी रिवाइज करना हो तो दोबारा वीडियो आके ना देखनी पड़े, है ना। नोट्स पलटा, काम खत्म हो गया। तो इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर रिवीजन करिए। रेगुलर रिवीजन्स करते रहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाते हैं और फिर अपने लिए इन चीज़ों को आसान बना ले जाएंगे आप। तो जुड़े रहिए बच्चों हमारे साथ। वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।